हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग जो बिजनेस स्टडीज का 4th चैप्टर है इसको समझने जा रहे हैं। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। आपको टोटल ये 4 टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, जिसमें मेजरली आपको सबसे पहले समझना प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स के अलावा उसकी इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, उसका प्रोसेस क्या है, अलग अलग टाइप्स के प्लान्स कौन कौन से होते हैं वो, और ये सब प्लान हो जाएगा। तो मेजरली यही इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। चलिए सबसे पहले आपके पास स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट कि क्या प्लानिंग का मतलब क्या है। तो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट कहता है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग का मतलब, प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको एडवांस में बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसे करना है। ये सारी बातें अगर आप एडवांस में प्लान कर रहे हो उसको क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ ब्रिज। एक ब्रिज होता है जो आपके प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ जोड़ने का काम करता है। उसके बीच में जो गैप है प्रेजेंट और फ्यूचर में उसको फिल करता है। आप प्लान करके आप प्रेजेंट से अपने फ्यूचर तक पहुंच सकते हैं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। हम जहां है और जहां जाना चाहते हैं इस बीच के गैप को प्लानिंग जो है वो फुलफिल करने का काम करता है। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। ये सबसे बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। और अगर आपको याद हो मैनेजमेंट में जब स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट को प्रोसेस को, उसमें सबसे पहला ही प्रोसेस क्या है, प्लानिंग ही है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स, प्लानिंग का में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग के अंदर हम वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं जिसके लिए हमें काम करना है, वो उद्देश्य ढूंढते हैं जिसके लिए हमें काम करना है। उसके लिए जो जो हमें कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करना है या करना है हम उन सब चीजों की भी प्लानिंग करते हैं। और इसके साथ साथ ये पूरी तरीके से क्लोजली कनेक्ट होता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन के ऊपर। इस पूरी प्लानिंग प्रोसेस में हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन के ऊपर भी ध्यान रखते हैं। जब भी आप कुछ प्लान करोगे तो प्लानिंग के साथ साथ आप उसमें कुछ नया यूनिक करोगे ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से मार्केट में अलग लगे, और अलग लगने से साथ साथ आपका सेल्स, आपकी मार्केट ज्यादा अच्छी ग्रो होगी और आप ज्यादा अच्छा मार्केट बिल्ड कर पाएंगे। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जब आप एडवांस में ही प्लान कर लोगे कि कैसे काम करना है तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान हो जाता है कि फ्यूचर में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। यानी प्लानिंग करने से आपको एक डायरेक्शन मिल पाता है, एक पाथ मिल पाता है कि कैसे काम करना। देखिए इसके बारे में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन। अगर हम एडवांस में तय करते हैं कि काम कैसे करना है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। तो इसमें आपको एक्शन के लिए जो डायरेक्शन चाहिए वो प्लानिंग प्रोवाइड कर देता है। इफ देयर वाज नो प्लानिंग, अगर कोई प्लानिंग नहीं करी है तो एम्प्लॉय वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल एफिशिएंटली। अगर आपने कोई प्लानिंग ही नहीं करी तो आपके एम्प्लॉयज अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे होंगे, जिसकी वजह से कोई भी गोल जो है फर्म अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। जब आप प्लान करते हैं कि मुझे ये करना है, फिर इसका प्रोसेस सोचते हैं कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, इस तरीके से अपने काम को खत्म करेंगे। प्लानिंग में आप ये भी सेट करते हैं कि हमें 1 हफ्ते में, 4 दिन में, 15 दिन में खत्म करना है, तो हमें समझ में आता है कि अब इस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि आपको कैसे कैसे काम करना है और किस दिन क्या करना है, ये भी पहले से ही आप प्लान कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड आता है आपके पास, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम कर देता है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या, कि फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाएगा, तो अगर कोई भी सडन चेंज आता है तो उस चेंज के रिस्क को भी ये पहले से कम करके रखता है। कैसे, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी which enables a manager to look ahead, anticipate changes, consider the impact of changes and develop appropriate responses। जब आप प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने की वजह से जो मैनेजर होता है वो बिजनेस में अहेड चलता है, यानी वो आगे का सोच के चलता है। जब भी कोई व्यक्ति आगे का प्लान कर रहा होता है तो वो फ्यूचर में होने वाले थ्रेट्स, प्रॉब्लम्स, सर्कमस्टांसेस, उन सब पे भी स्टडी करता है और वो देखता है कि कल को अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, कैसे सर्वाइव करूंगा। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग आपको इन सब चीजों से पहले ही बचा लेता है, यानी वो अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम करता है, खत्म नहीं करता है, रिस्क को सिर्फ रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। अगली चीज, प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं प्लानिंग कर लूंगा तो जो जो काम मैंने सेट किया मुझे ये करना बस वही होगा काम, यानी जो भी वेस्ट में वर्क होता था, वेस्ट चीजें करते थे, उन सब से हम बच जाएंगे और हमारा वेस्टेज भी कम हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है
प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग जो है वो हमेशा इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है, हमेशा यूनिक कुछ करने की बात करता है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग आपको डिसीजन लेने में भी मदद करता है। ये कैसे मदद करता है? अंडर प्लानिंग टारगेट्स आर लेड डाउन, the manager has to evaluate each alternative and select the most viable option, thus planning facilitates decision making। जब आप प्लानिंग करते हैं तो किसी काम को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, तो उन सभी प्रोसेस को आप स्टडी करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, फिर उसमें से किसी एक को चुनते हैं। यानी कहीं ना कहीं उसने आपको डिसीजन को आसान बना दिया कि आपको अब किस मेथड से काम करना चाहिए, वो आप प्लानिंग की मदद से आसानी से तय कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास छठा इसका जो इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोलिंग के लिए, यानी जब आप कंट्रोलिंग करेंगे, यानी उसका लास्ट प्रोसेस होता है, तो किस तरीके से बिजनेस को इवैल्यूएट किया जाएगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करोगे, क्या आपके लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, तो वो स्टैंडर्ड भी आपकी प्लानिंग सेट करेगा। मान लो आपने अपने प्लानिंग 5 स्टार स्टैंडर्ड से करी है, तो आपका रिजल्ट भी 5 स्टार होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग सिर्फ 1 स्टार या 2 स्टार ही थी, तो फिर आपने रिजल्ट को तो 5 स्टार नहीं मानोगे, आप रिजल्ट भी 1 स्टार या 2 स्टार ही लेके चलोगे। जैसे अगर कोई बच्चा भी प्लान कर रहा है कि बस पास हो जाओ, तो उसके लिए जो रिजल्ट, जो प्लानिंग करेगा, जो पढ़ेगा वो, तो उसका रिजल्ट में वही थोड़ी उम्मीद लगा के बैठा होगा कि उसको 80% 90% मार्क्स आ जाए। वो तो यही मान के बैठेगा कि भैया पास होना था, पास हो गया, 33% आ गया, वो खुश है। पर मान लो किसी ने प्लान किया कि नहीं, मुझे तो SRCC या कोई बड़े कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे 95 98 99% स्कोर करना है, तो फिर उसकी जो चेकिंग होगी अपने रिजल्ट को, वो भी उसी हिसाब से कर रहा होगा। अब उसके 80% आ गए तो फिर तो वो रोएगा ही ना, उसने प्लान तो 95 या 90 का कर रखा है और 80 रहे, तो उसके लिए तो बेकार हो गया। लेकिन जिसने प्लान ही नहीं किया 80 का, उसके लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो वही चीज समझाता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग क्या है, वो प्लानिंग आपको समझने में मदद करता है और वो स्टैंडर्ड सेट भी करता है कि किस स्टैंडर्ड से आप अपने आप को चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग्स। प्लानिंग्स में अच्छाइयां सारी पढ़ ली, अब कमी क्या क्या है। पहली कमी जो प्लानिंग के अंदर हमें देखने को मिलती है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि रुक जाना, जो एक बार तय कर लिया वही करना। बिल्कुल वही सत्य है, प्लानिंग में बहुत पैसा लगता है, एफर्ट लगता है। हमें लगता है कोई पैसा एफर्ट नहीं लगता, क्योंकि हम छोटे लेवल प्लानिंग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज प्लानिंग करने के लिए HR टीम बैठाती है, जो सिर्फ यही काम कर रही है कि वो दिन भर प्लान करती है कि कैसे कैसे बिजनेस को आगे ग्रो करेंगे। तो अगर उन्होंने कोई प्लान एग्जीक्यूट कर लिया, तो उसी चीज को उन्हें कंटिन्यू करना पड़ता है, वो आसानी से चेंजेस नहीं ला सकते। कारण क्या है कि जो प्लानिंग के उस पर खर्च हुआ है, तो रिजिड हो जाते हैं, उनको इतना समय नहीं होता, वो इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि उसे बार बार वो क्या कर सके, चेंज कर सके, जिसकी वजह से उन्हें बार बार उसी प्लान पे काम करते रहना होगा, जब तक कि कोई नया प्लान लंबे समय के बाद ना बना लिया जाए। तो ये प्रॉब्लम है कि प्लानिंग आपको रिजिड कर देता है, चेंजेस फिर पॉसिबल नहीं होते हैं। दूसरी चीज, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग कभी भी डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगा। डायनामिक का मतलब क्या? डायनामिक मींस वो एनवायरनमेंट जो समय समय बदलता रहता है, यानी हर दिन उसमें कोई ना कोई नया चेंज आता हो, तो ऐसे एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं करता है। अनसर्टेन मार्केट है, आप कुछ प्लानिंग नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी, ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स यूज कॉस्ट। प्लानिंग में मैंने आपको जैसा ही पहले बताया, कॉस्ट बहुत अधिक होती है। जब कॉस्ट का मतलब यहाँ पे सिर्फ मनी नहीं होता, मनी एंड एफर्ट दोनों होते हैं। पैसा भी लगता है और एफर्ट भी लगता है। माइंड पूरा एकदम मेंटल रिवोल्यूशन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे काम करे, क्या क्या करे। तो यानी कहीं ना कहीं एफर्ट तो जाता है, कई बार स्टडीज भी करनी पड़ती है, अलग अलग फर्म्स को भी देखना पड़ता है कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, तो कि हमें हेल्प मिल सके। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, प्लान करने में टाइम भी लगता है। जैसे आप लोगों ने बैठ के 12th का प्लान किया हो कि 1 महीने बाद मेरा बोर्ड्स है, तो कैसे पढ़ेंगे, तो वो एक दिन खराब किया होगा ना, पूरा बैठ के बनाया होगा कि ऐसे से पढ़ना है, यानी इसमें टाइम भी लगा होगा, उस दिन तो पढ़ाई नहीं हो पाई होगी फिर। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग क्या आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस होता है। और फिर ये कभी भी इमरजेंसीज के समय पे काम नहीं करता, यानी आपको कोई इमरजेंसी है, बताओ प्लानिंग करने बैठो। जैसे अभी कोई बच्चा दम व्यस्त बैठा हुआ है, फ्री फायर चला रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, और जब पेपर आ जाएंगे 17 तारीख को, तो 16 की रात बैठ के प्लानिंग करे, बेकार है भाई, क्योंकि कल तो तेरा पेपर है, अब तो तेरे को जो पढ़ना है पढ़ ले, बस जैसे भी नंबर लिया। यानी कहीं ना कहीं उसके लिए फिर प्लानिंग काम नहीं करती। इमरजेंसीज में आप प्लानिंग पॉसिबल नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिंग टाइम लेता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग से कहीं मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस मिली जाएगी। प्लानिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ गेटिंग सक्सेस। सक्सेस को प्राप्त करने के लिए एक हिस्सा है प्लानिंग। जिसने आपके फ्यूचर और प्रेजेंट के गैप को फिल किया है, उसने आपको सक्सेस तक पहुंचाया नहीं है। यानी प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। हाँ, अगर आपका प्लान बहुत अच्छा होगा और आप उसमें जब काम करोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आप सक्सेस हो जाओगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी भी नहीं देता है। और इसके अलावा
प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, इसका मतलब ये देखो, अभी ऊपर आपने कहा था ना इनोवेशन, बिल्कुल प्लानिंग इनोवेशन को प्रमोट करता है, क्रिएटिविटी भी करता है, पर ये रिड्यूसेस क्यों लिखता है? क्योंकि एक बार जो आपने प्लान कर लिया, अब उसमें चेंज नहीं ला सकते आप, यानी एक बार प्लान हो गया तो फिर उसमें आप कोई क्रिएटिविटी नहीं कर पाते हो, फिर आपको सिर्फ प्री डिटरमाइंड प्लान जो पहले से तय हो चुका है उसके हिसाब से ही काम करके चलना पड़ेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास प्लानिंग का प्रोसेस। ये है आपके पास पूरा प्लानिंग का प्रोसेस। प्लानिंग के प्रोसेस में आपके पास टोटल ये 7 स्टेप्स होते हैं जो सबको फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग का सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अपने उद्देश्य तय करिए। दूसरा आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, उसको आपको करने के लिए प्रीमाइस बनाइए। तीसरा आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, वो अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शंस को प्लान करिए। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, जब आप अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ढूंढेंगे, फिर उनको इवैल्यूएट करिए क्या वो सही है कि नहीं है, फिर उसमें से कोई एक अल्टरनेट को सिलेक्ट करिए, फिर अपने प्लान को इंप्लीमेंट करिए, और एक बार इंप्लीमेंट होगा तो उसे लगातार फॉलो करते चले जाइए। इसी को कर करके आप प्लानिंग को कंप्लीट करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस का एक स्टेप को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमने अभी जो ऊपर पढ़ा आपने, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट। पहला स्टेप ही है अपने उद्देश्य तय करना। ये एक डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है। सेकंड आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस को डेवलप करना। प्लानिंग प्रीमाइसेस आर द assumptions about the likely shape of events in future. It forecasts the obstacles, problems or limitations in the path of the effective planning because of which the plans may deviate. Planning premises supply relevant facts and informations already to future. इसका मतलब ये डेवलपिंग प्रीमाइसेस मींस ये बताना चाहता है इस पॉइंट में कि प्लानिंग जब आप करते हैं तो आप फ्यूचर में होने वाले सारे ऑब्स्टेकल्स, जो मुसीबतें आने वाली हैं, जो समस्याएं आने वाली हैं, जो कमियां होने वाली है, इन सबको भी इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो इन सबको कैसे हटाएंगे, कैसे इस पे काम करेंगे, इसको भी आप यहीं पर डेवलप कर लेते हैं। फिर थर्ड आता है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। एक ही ऑब्जेक्टिव को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, उन सभी तरीके को, सभी कोर्सेज ऑफ एक्शन को आप आइडेंटिफाई करते हैं, एक एक करके सबको इवैल्यूएट करते हैं, सबके प्रोज एंड कॉन्स चेक करते हैं कि ये तरीका ठीक होगा नहीं होगा। फिर आप इसमें जब सबको चेक कर लेते हैं कि ये तरीका बेस्ट है, फिर उस तरीके को आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ मुझे अब इस तरीके के जरिए ही काम करना। एक बार आपने जब सिलेक्शन कर ली, सिलेक्शन के बाद आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, अब उसे लागू करते हैं, और एक बार जो आपने लागू कर लिया अब उसे ही अब अपने फॉर्म में लगातार कंटिन्यू प्रोसेस करते रहेंगे। और आखिर में स्टेप आता है जो एक दिन हुआ है वो डेली होना चाहिए, फॉलो अप एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट, प्लानिंग सब करते हैं, इवैल्यूएट सब करते हैं, अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को सब देखते हैं, उसमें से एक को सिलेक्ट भी कर लेते हैं, एक दिन इंप्लीमेंट भी कर देते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट के बाद जो लास्ट स्टेप होता है यही रह जाता है, फॉलो अप एक्शंस, यानी लगातार उसको डेली बेसिस पे करते रहना होगा, ताकि जब आप इसे लगातार करते रहेंगे तो ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे आपने अपने 12th के लिए शेड्यूल बना लिया कि मैं ऐसे पढ़ूंगा, इतने बजे तक ये करूंगा, इतने बजे तक ये करूंगा, लेकिन उसके बाद भी आपने पढ़ना एक दिन तो पढ़ा, पर अगले दिन ही फिर आलस आ गया, अगले दिन आपने कहा छोड़ा कल करेंगे फिर, तो इसमें फिर आपने अपनी प्लानिंग खराब कर ली है और यहां से आपको कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। ये तो था मेन प्लानिंग प्रोसेस। अब इसके बाद आता है आपके पास टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में, कि प्लानिंग कितने प्रकार का होता है। इसमें हमारे पास नॉर्मली पहला टाइप आता है स्टैंडिंग प्लान या रिपीटेडली यूज्ड प्लान। स्टैंडिंग प्लान का मतलब ऐसा प्लान जो एक बार तय हो गया वही लगातार इस्तेमाल होता रहेगा, इसीलिए इस प्लान को हम लोग रिपीटेडली यूज्ड प्लान भी कहते हैं। जैसा नाम है वैसा इसका काम होगा। अच्छा, इसमें स्टैंडिंग प्लान्स कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला प्लान आता है इसमें ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज एंड्स फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब वो तरीके जिस पे आप काम करो, ये जो आपका उद्देश्य जिसको आपको अचीव करना है। दे मे बी डिजाइन एज द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। ये उसी लिए वैसे डिजाइन किए जाएंगे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में खुद को जहां पे देखना चाहता है, जहां पे खुद को अचीवमेंट पहुंचाना चाहता है, उसके हिसाब से ये प्लान्स बनाए जाते हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसीलिए सबसे पहला ही टाइप यही था, हमने पढ़ा था प्रोसेस में, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना पड़ेगा। इसी को हम लोग यहाँ पर पहला स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। सेकंड आता है आपका स्टैंडिंग प्लान, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या कहता है? स्ट्रेटजीज रेफर टू फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शंस एंड स्कोप इन लॉन्ग रन। स्ट्रेटजीज का मतलब वो सारे फ्यूचर के लिए अपने जो डिसीजंस लिए हैं, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत आसानी से चलता रहेगा और लंबे समय तक चलता रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत नहीं आने वाली, उसको ही हम लोग स्ट्रेटजी कहते हैं। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान व्हिच इंक्लूड्स, ये एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इसके अंदर क्या क्या होता है? सबसे
पहला लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया जाएगा, दूसरा अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, इसके अलावा तीसरा अलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। यानी ये तीनों चीजों पे बात करता है कि पहले तो आप क्या करें, लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव से काम ले, दूसरा एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस को अडॉप्ट करें, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज है उन सभी रिसोर्सेज को अलोकेट करें जो आपको आपके उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। इट इज अ प्लान prepared to counteract the probable moves of opponent। आपका ओपोनेंट क्या कर रहा है, उससे लड़ने के लिए जो प्लान बनाते हैं उसी को हम लोग स्ट्रेटजी करते हैं, उसके काउंटर में आपको क्या करना है। Initially, it was used with reference to war. A strategy is generally made to fight the changing business environment, especially competition। और ये खास करके इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो environment पे होने वाले changes यानी competition को खत्म कर सके और वो खुद को आगे ग्रो कर सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास पॉलिसी। थर्ड टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान इज पॉलिसी। पॉलिसी रेफर्स टू द जनरल गाइडलाइंस which brings uniformity in decision making for achievement of organizational objectives। पॉलिसी का सीधा मतलब है एक ऐसे गाइडलाइंस, एक ऐसी थिंकिंग क्रिएट करना जो आपको डिसीजन को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को लगातार अचीव करने में अपनी मदद करते रहे। दे प्रोवाइड डायरेक्शंस टू द मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह का डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इसे हम चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। पॉलिसीज का ये अच्छा रूल होता है कि ऐसा नहीं एक बार बना लिया तो लंबे समय तक वही चलता रहेगा, समय के अनुसार हम इसको बदलते रह सकते हैं, और इसको बदलने के लिए फिर से वही उसके ऊपर आपने पढ़ा था अभी स्ट्रेटजीज, उसके जरिए हम इसको चेंज करते हैं। इसके बाद फोर्थ आता है आपके पास, fourth one is procedure। Procedure are those plans which determine the sequential steps to carry out some work or activity। Procedure का मतलब होता है ये वो plans होते हैं जो एक sequential order में लगाए जाते हैं। अभी तक जो जो आपने प्लानिंग करी है उसको एक प्रोसीजर सेट करते हैं कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो इसी को हम लोग प्रोसीजर कहते हैं। इसको अगर ऐसा समझाओ, जैसे आपने जिम में देखा होगा लोग बांट लेते हैं कि फर्स्ट डे में आर्म्स करूंगा, सेकंड डे में चेस्ट, थर्ड डे में ये, फोर्थ डे में लेग, फिफ्थ डे में ये, तो जो बांट रखा हो उसको उसी तरीके से रेगुलर करते रहते हैं जिससे जाकर उनकी मस्कुलर बॉडी बन पाती है। तो वैसी प्लानिंग भी है कि ऐसे आपको बांटना पड़ेगा। अगर मैं एक स्टूडेंट के जरिए से आपको बताऊं तो स्टूडेंट भी क्या करता है, प्रोसीजर करते हैं कि मंडे को मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, ट्यूसडे को बीएसटी पढ़ूंगा, वेडनेसडे को मैं इको पढ़ूंगा, और ऐसे ही आगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ता रहूंगा। या अल्टरनेट रखता है कि नहीं अकाउंट्स तो मैं डेली ही करूंगा, फिर बीच में भी इको भी चलेगी, बीच में बीएसटी भी चलती रहेगी, 3 दिन इको कर लूंगा, 3 दिन बीएसटी कर लूंगा, इंग्लिश वगैरह को मैं संडे को कर लूंगा। तो आपने अपने हिसाब से जो प्रोसीजर सेट किया होगा वो आप जो एक बार सेट कर लेते हो उसी के जरिए आप आगे काम करते रहते हो। यही हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान है। पांचवा और आखिरी होता है, में भी पांचवा है आपके पास रूल। रूल क्या होता है, रूल्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एक्शंस। सीधे शब्दों में नियम जो आपको गाइडलाइंस देते हैं कि कैसे काम करना है। इट इज ए स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन। ये आपको बताता है कि क्या करना है और किस काम को आपको नहीं करना है। दे हेल्प इन इंडिकेटिंग विच पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड विच परफॉर्मिंग टास्क। किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप काम कर रहे हैं, जैसे क्वालिटी का, टाइम का, मैनेजमेंट का, जो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, इन सब, या स्पीड का ध्यान रखना कि आप कितनी देर से काम कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको लेकर चलना है। और आखिरी आता है आपके पास छठा, मेथड। मेथड क्या होता है, methods are standardized ways or manner in which a particular task has to be performed। मेथड का मतलब वही सिंपल तरीका, वेज या फिर मैनर, एक स्टैंडर्ड मैनर या तरीका जिसके जरिए आप काम को करने वाले हैं। देयर मे बी मैनी वेज और मेथड्स फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क बट दैट मेथड वे मस्ट बी सिलेक्टेड बाय व्हिच वर्क कैन बी डन अर्ली इन द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। और ये बताता है कि सबसे कम कॉस्ट में किस तरीके से सारे काम किए जा सकते हैं। मेथड्स आर फ्लेक्सिबल, जितने भी मेथड्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, आप अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग मेथड्स का भी चयन कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंगल यूज प्लान्स में टाइप्स ऑफ सिंगल यूज प्लान की। टाइप्स ऑफ सिंगल यूज प्लान में सबसे पहला टाइप आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम प्लान का मतलब अ प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान कंटेनिंग डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट, आउटलाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट एनी कोर्सेज ऑफ एक्शन। सीधे शब्दों में बताऊं तो सिंगल यूज में अभी तक जितने आपने पढ़े इन सबके हिसाब से पहला प्लान बनता है प्रोग्राम। इसमें आप ये सब चीज का ध्यान रखते हैं कि कौन सा काम आपको करना है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या पॉलिसीज है, क्या प्रोसीजर्स है, वो आपके पास प्रोग्राम कहलाता है। सेकेंड टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लान इज बजट। बजट क्या कहता है, बजट इज अ स्टेटमेंट of expected result expressed in numerical terms for a definite period of time in the future।
फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो उसको नंबर्स में बताने का, या क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसको आप लोग बजट कहते हैं। बजट आर ऑफ मैनी टाइम्स, जैसे कैश बजट, सेल्स बजट, ये सब भी तय किए जाते हैं कि हमें कम से कम इतना कैश अर्न करना ही है, कम से कम इतना सेल्स का बजट हमें लेकर चलना ही है। अब अगर डिफरेंस बात करूं आपसे यहाँ पर, अभी तक जो आपने पढ़ा सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग यूज प्लान के अंदर क्या होता है, तो देखो सिंगल यूज प्लान का मतलब एक ऐसा प्लान जो एक ही बार वन टाइम यूज किया जाएगा, पर अगर स्टैंडिंग प्लान की बात करूं तो इसे ओवर एंड ओवर अगेन इस्तेमाल किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो सिंगल यूज प्लान जो डेवलप किया जाता है वो किसी कोर्स ऑफ एक्शन को सिर्फ करने के लिए किया जाता है, ना कि उसको रिपीटेडली यूज करने के लिए, नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर टाइम। लेकिन वहीं पर स्टैंडिंग प्लान जो होता है वो जब भी बना जाता है तो इसलिए बना जाता है ताकि उसे रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूअसली यूज किया जा सके। इसके अलावा स्कोप की बात करें तो सिंगल यूज प्लान कहता है कि इसका स्कोप क्या होता है, इसका बहुत ही नैरो स्कोप है, सिर्फ एक टारगेट को सेट करना और उस इवेंट को कर देना, इसका स्कोप एक बार इस्तेमाल किया खत्म। पर स्टैंडिंग प्लान कहता है इसका जो स्कोप है वो वाइडर है। वाइडर का मतलब कि ये एक से ज्यादा बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग बिजनेस फंक्शंस में इस्तेमाल होता रहेगा। स्टेबिलिटी की बात करूं तो सिंगल यूज प्लान जो होता है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है जैसी कोई सिचुएशन या प्रोजेक्ट या इवेंट खत्म होता है, यानी ओवर होता है, आपका काम खत्म होता है, ये प्लान वेस्ट। लेकिन स्टैंडिंग प्लान जो होता है वो स्टेबल होता है और इसे लगातार ओवर एंड ओवर अगेन जैसे नेसेसिटी पड़ती रहती है उसको यूज करते रहते हैं। स्टैंडिंग प्लान सिंगल यूज प्लान की बात करूं तो ये एक न्यू कैश बजट प्रिपेयर किया जाता है हर साल, जिससे कि आप इन सभी छोटे छोटे प्लान्स को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन इसके लिए पूरा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जिससे पोस्ट को कंपनी को चुनना पड़ता है और फिर वो लोग आकर के काम करते हैं। अगला डिफरेंस जो आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस है आपके लिए वो है ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी में क्या फर्क होता है, तो ऑब्जेक्टिव कह रहा है, हमने पढ़ा था मीनिंग, ऑब्जेक्टिव इज द एंड टुवर्ड्स व्हिच ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड, वो एंड जिसके उद्देश्य से हम सभी काम कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। पर स्ट्रेटजी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो आपको उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करेगा। मेन एलिमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव को चाहिए होता है नीड टू बी एक्सप्रेस इन मेजरेबल टर्म्स एंड इज टू बी अचीव विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक तो उसको मेजर करना पॉसिबल हो और दूसरा उसे फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट भी करना होगा। वहीं पे स्ट्रेटजी कहता है द बिजनेस एनवायरनमेंट नीड्स टू बी टेकन इन कंसीडरेशन वेयरएवर इज स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड। जब वो स्ट्रेटजी बना रहे उसको ध्यान रखना पड़ता है कि वो भी फिजिबल नेचर के हिसाब से बना और उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से फिर फ्यूचर में काम होना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंस आता है आपके पास ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी के बीच में क्या डिफरेंस है, देखिए ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी की बात करूं तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस आता है आपके पास मीनिंग। मीनिंग क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव इज दैट एंड पॉइंट व्हिच इज टू बी रीच्ड और ऑब्टेन्ड। ऑब्जेक्टिव का वो एक एंड पॉइंट होता है कि क्या करना है, इसका मीनिंग बताता है। पॉलिसी का मतलब अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके लिए जो भी आपने मींस यूज करे वो पॉलिसी है आपकी। फिर इसके बाद आता है इसकी जरूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव्स नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑब्जेक्टिव के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट नहीं होता, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि उसी के काम करना है। पॉलिसीज, पॉलिसीज जो होते हैं वो बना भी जा सकती है और नहीं भी, इसके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट करना चाहिए जिससे कि आपकी फर्म ज्यादा अच्छा ग्रो कर सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास आखिरी डिफरेंस है पॉलिसी एंड प्रोसीजर में। अभी पॉलिसी बारे में बता चुका, हियर इज एक्सप्लेन्ड एज हाउ टू वर्क इज टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे काम करें कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, वो पॉलिसी है। प्रोसीजर वो एक सीक्वेंस बताता है कि काम को किस किस तरीके से करते रहना है। पॉलिसी की जरूरत कहां पे है, दीज आर द गाइड टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग का गाइड है, ये एक्शन के लिए गाइड का काम करता है कि कैसे कैसे आपको काम करना है। ये था आपके पास प्लानिंग का चैप्टर। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर फाइंड करने की कोशिश करिएगा। ये कुछ एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए ये है, इनके आंसर्स को आपको फाइंड करना है। हालांकि इसके बाद आपको नीचे इनके आंसर्स लगे हुए मिलेंगे। इनके जो आंसर्स पॉसिबल हो सकते थे वो आपको जो भी मैंने नोट्स कराए हैं उस नोट्स के अंदर भी इनके आंसर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां से भी आप ये देखिए, ये आंसर्स भी आ गए जो भी पूरा आपने देखे होंगे एमसीक्यू, अगर आपने उनके आंसर्स कर लिए होंगे तो उसके नीचे ये आंसर्स भी लगे हुए हैं, जिनके जरिए आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर सही है या नहीं। फिर इन द ब्लैंक्स हो गए, उनके आंसर्स देख लीजिए। फिर मैचिंग्स हो गए, मैचिंग्स वाले क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो सारे इसमें लगे हुए हैं। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए भी हो कि मुझे प्रिंटेबल फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 1-1 मार्क के क्वेश्चन दे रखे हैं।
ये नीचे आंसर्स लगे हुए हैं जो अपने केस स्टडीज देखें। अब इन्हें आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 जो है ऑर्गेनाइजिंग का वो करेंगे। अगर आपको इसके अलावा भी किसी और चैप्टर में डाउट हो या आप चाहते हो कि भाई हमारे प्रैक्टिकल आ गया पहले ये चैप्टर करा दिया जाए, तो आप वो हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर हम पहले आपको उस चैप्टर का प्रोवाइड करा देंगे, साथ में ये तो हम आगे कंटिन्यू कर ही रहे हैं। थैंक यू।